साहित्य से जुड़ने के लिए हमारे चैनल साहित्य कोश को आज ही सब्सक्राइब करें। चीफ की दावत भीष्म साहनी। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मल रही थीं, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। मां से कहें कि जल्द ही खाना खाके शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे। इससे पहले ही अपने काम से निबट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगी। तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थीं। तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम मां और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए मां का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। मां, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निबट लेना। अच्छा बेटा। और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहां आ जाएं तो तुम गहुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। मां अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और मां, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। मां लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है।
जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। अगर चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर होंगे, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गौसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ मां, इस पर जरा बैठो। मां माला संभालती और पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गईं। श्यामनाथ बोले, यूं नहीं मां, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। मां ने तुरंत टांगे नीचे उतार ली। फिर श्यामनाथ बोले, और खुदा के वास्ते नंगे पांव मत घूमना, नहीं खड़ाऊं पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मां चुप रही। फिर श्यामनाथ ने पूछा, कपड़े कौन से पहनोगी मां? मां बोली, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे अधखुली आंखों से मां को देखते रहे और उनके कपड़ों के बारे में सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियां कहां लगेंगी, बिस्तर कहां बिछेगा, किस रंग के पर्दे होंगे, श्रीमती कौन सी साड़ी पहनेंगी, मेज किस साइज की होगी, सब वही तय करते थे। उन्हें चिंता थी कि अगर चीफ का सामना मां से हो गया तो कहीं उन्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। मां, पहन कर आओ, जरा देखूं। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े बदलने चली गईं। यह मां का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई और चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। मां सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकलीं। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें और सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में मुश्किल से छिपे हुए थे। वह पहले से कुछ ही कम कुरूप दिखाई दे रही थीं। श्यामनाथ ने कहा, चलो ठीक है, कोई चूड़ियां बूढ़ियां हों तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। मां ने धीमे स्वर में कहा, चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया मां, सीधा कह दो कि जेवर नहीं है। बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या संबंध है, जो जेवर बिके तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मां घबरा कर बोली, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। अगर होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थीं। श्यामनाथ जाते जाते एक बार फिर मां को हिदायत देते गए, मां, रोज की तरह गुमसुम बनकर मत बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कुछ पूछें तो ठीक तरह से। मां धीरे से बोली, मैं न पढ़ी लिखी हूं बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना कि मां अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनका जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े अपनी विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टालती, इसलिए चुपचाप कुर्सी पर टांगें लटकाए वहीं बैठी रहीं। उधर पार्टी पूरे रंग पर थी। एक कामयाब पार्टी वही होती है जिसमें ड्रिंक अच्छी तरह चलते रहें
और शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर छूने लगी। बातचीत उसी रफ्तार से चल रही थी जिस रफ्तार से गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को व्हिस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थीं जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थीं, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दीं कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और जमीन को देखने लगीं। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगीं। मां, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थीं? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए मां के आगे की ओर निकली। मां कभी बेटे के चेहरे की ओर देखती, कभी पास खड़ी बहू की ओर। तभी बेटे ने आदेश भरे स्वर में कहा, मां। इसके बाद हां या ना का सवाल ही न रहा। मां बैठ गईं और क्षीण, दुर्बल, कांपती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी भैणे, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठीं। 3 पंक्तियां गाकर मां चुप हो गईं। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। शामनाथ की खीज अब प्रसन्नता और गर्व में बदल चुकी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले,
पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में बोले, ओ बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं चाहता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ ने सोचा और बोले, लड़कियां गुड्डियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। साहब ने पूछा, फुलकारी क्या? शामनाथ समझाने में असफल रहे तो मां से बोले, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? मां चुपचाप अंदर गईं और अपनी पुरानी फुलकारी ले आईं। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। वह पुरानी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा भी फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, मां बना देंगी। क्यों मां? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? मां चुप रहीं, फिर डरते डरते बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर शामनाथ ने उनका वाक्य बीच में ही काटते हुए साहब से कहा, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब मेहमान बैठ गए और सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली, मां पर से सबकी नजर हट गई तो मां धीरे से कुर्सी से उठी और चुपचाप अपनी कोठरी में चली गईं। कोठरी में बैठते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से उन्हें बार बार पोंछतीं, पर वे रुकते ही नहीं थे, जैसे बरसों का बांध टूट गया हो। मां ने दिल को समझाया, भगवान का नाम लिया, बेटे के लंबे जीवन की प्रार्थना की, आंखें बंद कीं, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह बहते ही रहे। आधी रात का समय था, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। मां दीवार से सटकर बैठी दीवार को देख रही थीं। घर में अब सन्नाटा छा गया था, केवल रसोई में प्लेटों की खनक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। आवाज आई, मां दरवाजा खोलो। मां का दिल बैठ गया। वह घबराकर उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए अंदर आए और मां को गले लगा लिया। बोले, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। मां की छोटी सी काया बेटे के आलिंगन में सिमट गई। उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। वह उन्हें पोंछते हुए बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। यह सुनते ही शामनाथ का झूमना रुक गया और उनके चेहरे पर तनाव आ गया। बोले, क्या कहा मां, यह कौन सा राग छेड़ दिया तुमने? वह गुस्से में बोले, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि लोग कहें बेटा मां को अपने पास नहीं रख सकता। मां बोली, नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसे चाहो रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहां क्या करूंगी? जो थोड़े दिन बाकी हैं भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। शामनाथ बोले, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का वादा किया है। मां बोली, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा, जो फुलकारी बना सकूं तुम कहीं और से बनवा लो। शामनाथ बोले, मां तुम मुझे धोखा देकर चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गईं, फिर बेटे की ओर देखकर बोली, क्या तेरी तरक्की होगी बेटा? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? शामनाथ बोले, कहा तो नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी मां फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा। अगर साहब
खुश हो गया। तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। यह सुनकर माँ के चेहरे पर चमक आ गई। वह बोली, तो तेरी तरक्की होगी बेटा। श्यामनाथ बोले, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खुशामद करने वाले और भी है। माँ बोली, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ मन ही मन बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। थोड़ी देर बाद श्यामनाथ बोले, अब सो जाओ माँ, और हल्के से लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। ख्वाबों की दुनिया, लफ्जों का जहां, मिलता है सब कुछ यहाँ पे, हाँ यहाँ। ज्ञान का सागर अनमोल मोटी है, हर पन्ने पे एक नई रोशनी होती है। ये है आपका साहित्य कोश। साहित्य कोश, दिल को दे सुकून, रूह को संतोष। रूह को संतोष। इस सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।